डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज मैं आपके सामने पुनः बोर्ड एग्जाम कैप्सूल श्रृंखला का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूं, जिसके तहत हम लोग 2019 से 2023 तक की बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि हम लोग इसके 2019 के सारे प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं, जिसमें हमारा अकार्बनिक भाग पूरा हो चुका है। इस समय हम लोग का कार्बनिक भाग चल रहा है, जिसमें मैं आपका आज सेट नंबर 3 कंप्लीट कराने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिएक्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ये आपके लिए वैसे ही नहीं है। ये आप देखेंगे कि मैं आपको बता दूं कि हमने 3 सेट जो अब तक सॉल्व कर लिए हैं, हर सेट में 30-30 रिएक्शन आए हुए हैं। याद रख लीजिए, मतलब 70 में से 30। ठीक है, तो अगर आपका सपना कहीं ना कहीं 60 से प्लस या 65 प्लस बनता है, आप सोच रहे हैं कि मैं इतना गेन करूं, और मैं वास्तव में आपको गेन करा सकता हूं, क्योंकि हमने 96 नंबर तक दिलवाए हुए हैं केमिस्ट्री में। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो मैं आपको बात बता दूं कि जो ये आपको 30 कम से कम हल करने पड़ेंगे। आप इस 30 को अगर पूरा कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप 65 प्लस पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा आप लोग। तो आप इस 30 में 30 की पूरी तैयारी करिए, और मैं आपसे गारंटी देता हूं आपको कि अगर आप पूरे पैटर्न और पूरे रिएक्शन को पढ़ते जाते हैं तो आप 30 में 30 सही भी करके आएंगे। याद रखिएगा। देखिए, 1-2 रिएक्शन तो इसमें ऐसे आते हैं कि जो आपने देखे नहीं होंगे कभी, मतलब उनको कभी हल नहीं किए होंगे, लेकिन वो आपसे पैटर्न पर ही रहते हैं। आप पैटर्न याद किए रहिए, उससे आप आराम से उनको हल कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी आज एक रिएक्शन दिखाऊंगा जिसको आपने पढ़ा नहीं है, परंतु आप पैटर्न से उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और कुछ रिएक्शन तो इस तरह से होंगे जिनको नाम से आपने पढ़ा हुआ है, परंतु वो जैसे पूछे जाएंगे वैसे आपने नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नाम के रिएक्शन केवल नाम के साथ मत पढ़िए। अभी देखना, मैं उस एक नाम का रिएक्शन आपके सामने लाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उसे कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आइए जरा देखा जाए आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको पहले सारे क्वेश्चंस एक बार दिखा देता हूं, जिससे आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहे कि आज की क्लास में आपको सीखने को क्या क्या मिलने वाला है। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यही दिख रहा है, जिसमें आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि दिखानी है, और फिर आपको DDT बनाने का इम्पोर्टेंट। DDT एक कीटनाशी के रूप में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे एथेनॉल के निर्जलन की क्रियाविधि बतानी है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखिए 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलने वाले हैं। मेथेनॉल की अमोनिया से क्रिया, मेथेनॉल की कास्टिक सोडा से क्रिया, प्रोपेनॉन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करना, बेंजल डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में फेनिल मेथिल कीटोन के साथ गर्म करना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पे रोजेनमुंड अपचयन इंपॉर्टेंट, कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। इटार्ड अभिक्रिया 2-2 बार मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन। अभी आज के रिएक्शन में इसके पहले ही हमारा एग्जाम्पल है कैनिजारो रिएक्शन। स्मिट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्रॉस एल्डोल संघनन, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी आज। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ शुरू से। सबसे पहले मैं आपके लिए सबसे पहले एक आसान सा सवाल लेके आया हूँ, जिससे आपको लगे कि हाँ, पढ़ाई थोड़ी आसान भी होती है। ठीक है, वैसे इतनी भी आसान नहीं है कि आप मुंह उठाए और बोल दिए कि हाँ पढ़ाई आसान होती है। पढ़ाई आपके स्तर पर निर्भर करती है, आप किस हिसाब से पढ़ते हैं उसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, ये सेट नंबर 4 का सवाल है 2019 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सवाल आपको दिख रहा है, एमीनों का जलीय विलयन कैसा होता है। एमीन की अगर मैं बात करता हूँ तो एमीन में आपको NH2 ग्रुप देखने को मिलता है, अर्थात इसका एक साधारण फॉर्मूला होता है RnH2। ठीक है, ये कैसे बना था। जब आप एमीन की परिभाषा पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एमीन कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकृति का अमोनिया होगा उसी प्रकृति का आपका क्या होगा, एमीन भी होगा। जिस प्रकृति का आपका एमीनिया होगा, अमोनिया होगा, उसी प्रकृति का एमीन भी होगा। और आपने अमोनिया के बारे में सुना हुआ है कि अमोनिया जब जल में घुलता है तो आपको बना के देता है NH4OH, जिसे आप बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH बनाने के कारण ये आपको OH- देता है, और जैसे इसने आपको OH- दिया, तुरंत ही आप खुश हो गए कि ये कैसा है, क्षार है। ठीक है ना, इसका मतलब ये क्षारीय विलयन है।
तो अमोनिया जब क्षारीय विलयन बनाएगा तो एमीन भी कैसा विलयन बनाएंगे, क्षारीय विलयन ही बनाएंगे। इसका मतलब आपको दूसरा ऑप्शन सही मिल जाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा जरा देख लीजिए। दूसरा तो आपका टिपिकल क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको याद रखना है। तो हम लोग थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं, इसमें चारों ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, कौन कौन कहाँ उपस्थित रहता है। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो आपको मालूम ही होगा कि ये स्टार्च का भी एकलक है, मतलब स्टार्च इसी से बनता है। आपका जो सुक्रोज है, सुक्रोज मतलब चीनी, चीनी याद रखिएगा वो इसी से बनता है। उसके बाद आपका जो सुक्रोज है, सुक्रोज, सुक्रोज तो आपको मालूम होना चाहिए, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाने पर बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाने पर सुक्रोज बनता है। ठीक है, ये जो आपका फ्रक्टोज है उस सुक्रोज से लगभग 1.75 गुना मीठा होता है। याद रख लीजिएगा, सबसे मीठी शर्करा है सुक्रोज, सॉरी फ्रक्टोज, सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज काफ़ी कम मीठा होता है। उसके बाद आप लैक्टोज देख लेंगे। तो यही जो आपको लैक्टोज है इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये दुग्ध शर्करा होती है, लैक्टोज जो होता है वो एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। इसका मतलब ये दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होगा, दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होगा, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होगा। इन मोनोसैकेराइड अणु में कौन कौन होते हैं, एक होता है आपका ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज, एक होता है गैलेक्टोज। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। किसमें, डाइसैकेराइड दुग्ध शर्करा अर्थात लैक्टोज में। फिर जो आपका माल्टोज है, माल्टोज मैं आपको बता दूं, जो आपका माल्टोज है, माल्टोज, ये जो माल्टोज है ये पाया जाता है किस में जानते हैं आप, ये पाया जाता है स्टार्च में। किसमें पाया जाता है, स्टार्च में। जो माल्टोज आपका होता है सबसे पहले, सॉरी स्टार्च जो आपका होता है पहले माल्टोज में ही टूटता है, माल्टोज में टूटने के बाद ये ग्लूकोज में टूटता है, याद रखिएगा। फिर श्वसन क्रिया के माध्यम से O2 प्राप्त करके CO2 और H2O में टूटता है और प्लस निकलती है ऊर्जा, याद रखिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, इसी को तो हम लोग श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। और स्टार्च से माल्टोज फिर ग्लूकोज का बनना पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं तगड़े तगड़े सवालों पर। तो आ जाइए ज़रा, देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला तगड़ा वाला सवाल क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि आपके सामने उपस्थित है कि हेलोएल्केनों की किसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्रिया विधि लिखिए। किसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्या लिखिए, क्रिया विधि लिखिए। तो ज़रा देख लीजिए आप लोग, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कल की क्लास में, SN1 और SN2, तो कोई भी एक आप लिख दीजिएगा, इसलिए मैं आपको आज यहाँ पे इसको नहीं बताने वाला हूँ। हम इसका दूसरा हिस्सा देखने वाले हैं, जो आपके सामने नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, आप महसूस भी कर रहे होंगे, ये लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जरा आप देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनता है। तो पहले आपको मैं DDT का फुल फॉर्म बता देता हूँ और आप इसे लिख लीजिएगा। डाइफेनिल ट्राइक्लोरो मेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। मेथेन नहीं जी, एथेन होता है, उल्टा लिख रहे हैं, एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन हो गया ना, ये आपका DDT का फुल फॉर्म है। अब जरा कैसे बनता है तो देख लीजिए आप लोग। जब हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराते हैं, किससे कराते हैं, क्लोरल से। कैसे कराते हैं जरा आप देखिएगा। क्लोरन का फॉर्मूला पहले देख लीजिए, ये होता है CCl3, उसके बाद होता है आपका CHO, ठीक।
जब आप इसकी क्रिया क्लोरोबेंजीन से कराते हैं तो यहाँ पर आपके क्लोरोबेंजीन के जो हैं 2 अणु, कितने अणु निकल के आते हैं जी? 2 अणु निकल के आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे निकल के आते हैं। ये आपका पहला अणु, ये आपका दूसरा अणु। ठीक है, क्लोरोबेंजीन जिसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, C6H5Cl, मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से एक जुड़ा होता है Cl। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और इसका पैरा स्थिति वाला हाइड्रोजन यहाँ पर गेम में आता है। कौन आता है? पैरा स्थिति का हाइड्रोजन। तो आप कहेंगे कैसे गेम में आया, क्या हुआ इसमें? तो मैंने कहा देखिए, पैरा स्थिति के दोनों हाइड्रोजन क्लोरल के ऑक्सीजन के साथ भाग जाते हैं और निकल जाता है H2O बाहर। बाकी के जो यौगिक बचे हैं वो जुड़ जाते हैं आपस में। बाकी के बचे जो यौगिक जुड़े हैं, ये बचे हैं, वो जुड़ जाते हैं आपस में और आपका बन जाता है क्लोरल। कैसे देखेंगे आप? Cl, इधर Cl और इधर Cl। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। फिर आपका बचा यहाँ पे CH, फिर आपका ये देखिए एक रिंग ऊपर बन जाएगी, फिर इधर आपका बन जाएगा यहाँ पे Cl, और ऐसे ही एक रिंग नीचे जुड़ जाएगी और इधर बन जाएगा आपका Cl। यहाँ पर भी बीच में गोला रहेगा, क्योंकि अगर गोला नहीं लगाएंगे तो साइक्लो यौगिक बन जाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिए। तो देखिए कितना आसान है, यही है आपका DDT, DDT। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये बस सिंपली बाहर निकला और आपस में जुड़ गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो काफ़ी आसान सवाल था, आप इसे आराम से कर सकते थे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको इसे देखना चाहिए, समझना चाहिए और फिर बताना चाहिए। तो लिखा हुआ है, अल्कोहल के निर्जलन की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए। तो आइए जरा देखते हैं इसको हम लोग। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, क्या होगा इसमें। यहाँ पे आप देखेंगे पूछ रहा है एथेनॉल के निर्जलन की क्रियाविधि लिखिए। जब आप एथेनॉल के निर्जलन की क्रियाविधि की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे निर्जलन की क्रियाविधि 2 तरीके से होती है, एक E1 क्रियाविधि से होती है और एक E2 क्रियाविधि से होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 3 अंश और 2 अंश एल्कोहल हैं, अर्थात तृतीयक और द्वितीयक एल्कोहल, वो लोगों की क्रिया होती है E1 क्रियाविधि से, और जो आपको प्राथमिक एल्कोहल है उसकी क्रियाविधि होती है E2 क्रियाविधि से, अर्थात उसका निर्जलन होता है E2 क्रियाविधि से। तो ये जो E1 और E2 है ये निर्जलन की क्रियाविधि है। तो फिलहाल आज मैं आपको निर्जलन की क्रियाविधि समझाने वाला हूँ। आज मैं आपको निर्जलन की क्रियाविधि समझाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग E2 पढ़ेंगे, फिर किसी दिन अगर E1 आएगा तो हम लोग उसे पढ़ेंगे, अन्यथा मैं लास्ट में आपको E1 और E2 एक साथ करा दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पेपर से पहले आपको सारी क्रियाविधियाँ मिल जाएंगी, जिससे पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोई ना कोई 1-2 क्रियाविधि तो आपके पेपर में आने ही वाली है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए SN1 SN2 और निर्जलन, ये दोनों की दोनों एक ही सेट में आई हुई हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग। तो इसे छोड़ नहीं सकते आप, पढ़ना पड़ेगा आपको। कम से कम 5-6 नंबर की तो क्रियाविधि आ ही जानी है, तो आप पढ़ के इसको तैयार रहिएगा। चलिए तो ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको करना क्या है। जब भी आपको अल्कोहल का निर्जलन करना है तो पहले आप इसकी क्रियाविधि लिख लीजिए। अभिक्रिया, अभिक्रिया लिख लीजिए इसकी। क्या अभिक्रिया है? CH3 CH2 OH, और निर्जलीकरण है, इसका मतलब जल निकलेगा, इसका मतलब जल निकलेगा। उपस्थिति में किसके गर्म करते हैं? यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पे 160 से 180 देता है, कभी कभी किताबों में 180 दे देता है, कभी कभी 160 देता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 140 से अगर आपको ऊपर दिखता है तो आप यही मानेंगे ये एल्कीन बनेगा। अगर 140 तक दिख रहा है तो वहाँ पे एल्केन ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, वो चीज़ मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक, तो चलिए आइए ज़रा देखिए, यहाँ पे निर्जलन है मतलब जल निकलेगा, तो यहाँ से आपको OH निकल गया, तो बगल वाले CH लेगा, वो उसी से नहीं लेगा, उसके बगल वाले कार्बन CH लेगा, तो ये बन जाएगा CH2, और उसका OH निकल गया तो वो तो CH2 बचेगा ही।
यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका जो नाम है वो है एथिलीन। क्या नाम है जी? इसका नाम है एथिलीन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग जरा इसकी क्रियाविधि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्रियाविधि। तो देखिए क्रियाविधि की शुरुआत कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छे से आप देखते जाइए, आराम से समझ जाएंगे कि कैसे होता है ये क्रियाविधि इसकी। क्रियाविधि में पहला नंबर तो आपको मालूम ही है, जो आपका H2SO4 है, चूंकि ये सांद्र है, तो H2SO4 चूंकि आपको मालूम होगा कि 2 हाइड्रोजन दे देता है और सल्फेट आयन दे देता है, ध्यान दीजिएगा। परंतु मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपने देखा ये जो आपका H2SO4 है वो सांद्र है। कैसा है जी? सांद्र। इसीलिए वो 2 हाइड्रोजन न देकर केवल 1 हाइड्रोजन देगा, केवल 1 हाइड्रोजन, और दूसरा हाइड्रोजन इसके पास पड़ा रहेगा, तो यहाँ पे 2 माइनस ना होके केवल सिंगल माइनस आएगा, सिंगल माइनस, जिसे आप HSO4 पे माइनस कहेंगे, ठीक है। तो पहले आपका ये जो यहाँ पे बन गया H+, इसी से हमारा रिएक्शन प्रारंभ होगा। तो दूसरा पद में होगा क्या कि अल्कोहल का प्रोटोनीकरण, अल्कोहल का प्रोटोनीकरण। ये प्रोटोनीकरण शब्द कहाँ से आ गया? प्रोटॉन कहाँ से आ गया? तो देखिए जो इसमें आपका H+ बना है इसी को तो कहा जाता है प्रोटॉन। अब H+ को प्रोटॉन क्यों कहा जाता है, जरा इसकी बात कर लिया जाए। ये तो आपने शायद फिजिक्स में पढ़ ही लिया होगा। क्योंकि जब हम H की बात करते हैं तो H का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होती है और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है? 1 होती है। और इसमें न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। क्योंकि आप देखते हैं हाइड्रोजन को आप लिखते हैं 1H1, और जब न्यूट्रॉन आपको निकालना होता है तो आप ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं। तो आप अगर एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन में केवल 2 लोग होते हैं, हाइड्रोजन में केवल 2 लोग होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। परंतु जब हम H+ बनाते हैं तो इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया बाहर। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो अब इसके गोले में केवल क्या बचा? एक प्रोटॉन बचा। इसीलिए हम लोग H+ को हमेशा प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। H+ के नाम, हाइड्रोजन के नाम प्रोटियम के आधार पर ही इसका नाम प्रोटॉन भी पड़ा हुआ था, याद रख लीजिएगा आप लोग। तो जरा रिएक्शन देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो आपका एथिल अल्कोहल है CH3 CH2 और ये OH, इसके पास आता है H+ और इससे जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ता है यहाँ पे देखेंगे आप लोग CH3 CH2 और ये हो जाता है OH2। लेकिन OH2 बनने के साथ साथ उसके ऊपर आ जाता है प्लस आयन। कौन सा आयन आ जाता है जी? प्लस आयन आ जाता है। दूसरे पद में क्या हो जाता है? दूसरे पद में H2O के निराकरण से, H2O के निराकरण से किसका निर्माण होता है जी? जानते हैं आप किसका निर्माण होता है? H2O के निराकरण से निर्माण होता है यहाँ पर कार्बोधनायन का। किसका निर्माण होता है? कार्बोधनायन का निर्माण होता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो कैसे बना? कार्बोधनायन तो आप जानते ही होंगे, जिसमें धनावेश कार्बन पर होता है। अभी बताइए क्या पीछे वाला ये कंपाउंड जो है कार्बोधनायन है क्या? ये कंपाउंड जो आपको नीचे दिख रहा है कार्बोधनायन है? नहीं है, क्योंकि इस पर देखिए प्लस ऑक्सीजन पर आया हुआ है। किस पर आया हुआ है? प्लस जो है ऑक्सीजन पर आया हुआ है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब जरा देखेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अब। तो आ जाइए, देखिए अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो आपका CH3 CH2 और OH2 और इसके ऊपर प्लस बना हुआ है, उसमें के दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन तुरंत ही चले जाते हैं ऑक्सीजन के पास, क्योंकि वो प्लस बनाना इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन खींचा तो एक तो इस ऑक्सीजन के ही थे, ध्यान दीजिएगा, परंतु एक इस कार्बन का था, इसका भी इसने खींच लिया। इसलिए अब प्लस उस कार्बन पर आ जाने वाला है। तो देखेंगे आप लोग तीर के बाद कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, चूंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके वो भाग गया, इसलिए इस पर आ जाएगा प्लस और निकल गया आपका H2O, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कहेंगे अब तीसरा पद क्या होता है तब? तो मैं कहूँगा देखिए तीसरा पद जो होता है H+ निकलेगा बाहर फिर से, अर्थात प्रोटॉन जो आया था ना
वो निकल जाएगा, तभी तो आपका H2SO4 उत्प्रेरक का काम करता है। तो H+ के निराकरण से किसका निर्माण? एल्कीन का निर्माण। किसका निर्माण? एल्कीन का निर्माण। तो आप कहेंगे अच्छा गुरुदेव हुआ कैसे ये? तो मैंने कहा थोड़ा दिल थाम के बैठिए और देखिए ध्यान से। देखिए ये है आपका CH3, तो मैं इसको लिख देता हूँ CH2, और ये आपका CH2+ पहले से ही है। ठीक है, तो आपने कहा क्यों आपने एक H छोड़ा? मैंने कहा एक H को मैं ऊपर ले जाने वाला हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे कि साझे के 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं। यहाँ पर बंद है तो साझे के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही। अब जैसे ही यहाँ पे प्लस मिलता है ना, ये कार्बन जो है इससे मित्रता बढ़ाने के लिए अपने साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेके भगा देता है, अर्थात हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी लेकर यहाँ भगा देता है बंध में। तो जैसे ही वहाँ से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बंध में चले जाते हैं, तुरंत ही आप देखेंगे कि CH2 और CH2 के बीच कौन सा बंध बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन लेके भागा था, इसलिए उस पर प्लस आया था, और उसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गए फिर से, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए उसका बंध पूरा हो गया और प्लस खत्म हो गया उसका। और बाकी आपने देखा कि जो H है उसके इलेक्ट्रॉन को इन लोगों ने ले लिया ना, इसका मतलब H पे फिर से कौन सा आयन आ जाएगा? प्लस आयन आ जाएगा, और वो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया उत्पाद, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये प्रकार से इसकी क्रिया विधि होती है। प्राथमिक अल्कोहल में किसी भी प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया विधि आप ऐसे ही पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले यहाँ से H+ बनाएंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप H+ को उस OH ग्रुप के साथ जोड़ देंगे, जिससे उस पर आ जाएगा आपका प्लस आवेश। चूँकि प्लस आवेश ज़्यादा देर तक अस्थायी होता नहीं है, इसीलिए तुरंत ये साझे के जो यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे वो तुरंत ही चले जाते हैं इसके ग्रुप के पास पूरा का पूरा। तो उसमें इस कार्बन का भी चला जाता है, इसलिए इस पर प्लस आवेश आ जाता है। प्लस आने के कारण ये पड़ोसी वाले कार्बन से कहता है कि भैया मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूँ, तो वो कहता है ठीक है, मैं एक हाइड्रोजन को भगा देता हूँ और उसके इलेक्ट्रॉन को लाके यहाँ बीच में रख देता हूँ, हम दोनों जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पे जुड़ जाते हैं और ये H+ आपका फिर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप इसी तरह की क्रियाविधि पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान में रखिएगा। आप द्वितीयक की भी क्रियाविधि और तृतीयक की भी क्रियाविधि इसी प्रकार से पढ़ेंगे, परंतु उसमें हाइड्रोजन आयन पर वेग निर्धारण नहीं होता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन वेग को प्रभावित नहीं करता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा उसको E1 क्रियाविधि बोलते हैं। ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर हम अन्य कोई प्राथमिक अल्कोहल लेते ना, तो वहाँ पे द्वितीयक एल्कीन बनता, जिसकी चर्चा मैं कभी आपसे करूँगा। आज के लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। आज के लिए हमारा जरूरी अगला सवाल है। कौन सा सवाल है? अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए 3 नंबर में पूछा हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं आपसे पहले भी बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग इस बात को। तो अब आइए जरा और आगे देखना प्रारंभ करिए, क्या करेंगे हम लोग इसमें रिएक्शन में। तो मैं आपको बता दूं कि इस रिएक्शन में होता क्या है, तो लिख लीजिए पहले ही आप। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अर्थात RMgX की कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक से क्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर, क्या करने पर जी? जल अपघटन करने पर एल्कोहल बनता है। क्या बनता है जी? एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो मैं आपको एक साधारण रिएक्शन लिख के दिखा देता हूँ, फिर हम लोग आगे की चर्चा शुरू करेंगे। देखिए ये हमारा एक कार्बोनिल यौगिक है जिसके 2 बंध खाली हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे। आप जिससे चाहें उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे कराते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हमेशा R जो है माइनस बनाता है और जो MgX है वो आपका प्लस बनाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप देखिए कि होता क्या है, चूंकि इसमें आप देखेंगे तो ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आया होगा और कार्बन पर आंशिक धनावेश आया होगा, तो जो आपका धनावेश है उसके पास कौन आएगा? R आएगा, और जो आपका ऋणावेश है उसके पास ही MgX+ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न होता है। ये भी एक
नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया ही है। आप इसको नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया की तरह ही ट्रीट करिएगा। तो देखिए आगे क्या होता है इसमें, तुरंत ही यहाँ पर C डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना। अब डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और देखिए क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे आपका OMgX हो गया और जो आपका ये वाला हिस्सा है इससे आके जुड़ गया R और ये दो बंद खाली रह गए। ठीक है, उसके बाद हम इसका कराने वाले हैं अब जल अपघटन। क्या कराने वाले हैं? जल अपघटन। तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से आगे क्या होता है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से देखिए आपका जो है Mgx जो है ये OH को लेकर फरार हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आगे क्या बना। ये बंद खाली C, ये बंद खाली, ऊपर आपसे जुड़ा एक R और ये आपसे जुड़ गया OH। यही है आपका नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा एल्कोहल। क्या है जी? एल्कोहल। अब कहेंगे ये प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक कैसे होगा? तो मैंने कहा देखिए, समझिए और बताइए। देखिए अगर आपने यहाँ दोनों जगह H कर दिया, यहाँ दोनों जगह आपने क्या कर दिया? H कर दिया, तो यहाँ भी दोनों जगह H रहेगा। तो OH समूह से जुड़ा कार्बन ये वाला केवल एक कार्बन से जुड़ पाएगा, बाकी दो तो हाइड्रोजन होंगे। तो ये आपका एक अंश एल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एक अंश एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा, अगर आपने यहाँ एक जगह R जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया जी? R, इस साइड में आपने R जोड़ दिया और नीचे आपने H जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे भी R हो जाएगा, यहाँ पे भी H हो जाएगा। तो OH समूह से जुड़ा कार्बन, कितने कार्बन जुड़ गया? अब ऊपर एक और बगल में एक, दो लोग से जुड़ गया ना। तो ये दो अंश एल्कोहल हो गया। क्या हो गया जी? दो अंश एल्कोहल हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने दोनों जगह R कर दिया, अर्थात यहाँ भी R कर दिया और यहाँ भी R कर दिया, तो देखिए यहाँ भी R और यहाँ भी R हो जाएगा। तो OH समूह से जुड़ा कार्बन कितने से जुड़ गया? एक, दो, तीन से जुड़ गया। इसका मतलब ये हो गया तीन अंश एल्कोहल। क्या हो गया जी? तीन अंश एल्कोहल। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक, तो ये आपने देख लिया, इससे आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार का एल्कोहल बना सकते हैं। अब आ जाइए हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1, जब हम लोग लेंगे फॉर्मल्डिहाइड, जब हम लोग लेंगे फॉर्मल्डिहाइड तब बनेगा प्राथमिक एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो बन जाएगा आपका प्राथमिक एल्कोहल HCHO। ठीक है, तो क्या करना है आपको? ऐसे बनाना है इसको HCHO, इसके ऊपर आपने लिख देना है RMgX, तो आपका हो जाएगा HC, यहाँ पे आपका R जुड़ जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ पे आपका OMgX हो जाएगा। और तुरंत ही आपको यहाँ पे ऊपर HOH लिख देना है। HOH लिखने के बाद आपने बना देना अपना उत्पाद, जो कि क्या रहेगा? HCH, एक R और ये OH। ये कैसा एल्कोहल हो गया आपका? ये हो गया आपका एक अंश एल्कोहल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड जब भी लेंगे आप तो हमेशा प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे आप लोग कि अन्य एल्डिहाइड लेंगे आप। क्या लेंगे? अन्य एल्डिहाइड लेंगे। अन्य एल्डिहाइड जैसे आप लेते हैं RCHO। क्या लेते हैं आप? RCHO। तो RCHO लेते हैं तो आप देख लीजिए फटाफट, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा RMgX, तो ये आपका जुड़ गया RCH सिंगल बॉन्ड OMgX और आपसे एक R इधर जुड़ गया है। फिर आपने यहाँ पे लिख देना है HOH, लास्ट में आपका बन जाएगा उत्पाद RCH, यहाँ पे जुड़ा R, यहाँ पे जुड़ गया OH। ये आपका है दो अंश एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद तीसरा देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं कीटोन। क्या ले लेते हैं आप? कीटोन ले लेते हैं, तो कीटोन से आपका तीन अंश एल्कोहल बन जाता है।
कीटोन का सूत्र आप जानते ही हैं, RCOR होता है, दोनों तरफ R जुड़ जाता है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे RC⋯O, यहाँ पे R, और आपका इसका RMgX से क्रिया हो जाएगी तो उसको तीर के ऊपर आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे RC, एक R ऊपर जुड़ गया, यहाँ पे R, और ये आपका जुड़ गया OMgX। फिर उसके बाद आपको इसका HOH करा देना, जल अपघटन करा देना है। तो देखिए R, ये R, इधर भी आपका R, और ये आपका जुड़ गया OH, जो कि आपका हो गया 3 अंश एल्कोहल। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये आपका हो गया 5 नंबर का सवाल आपके सामने। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि यहाँ से क्या हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, एकदम दंदनाता हुआ सवाल। देखिए, अब यहाँ से रिएक्शंस हमारे शुरू होते हैं, जिनमें आपको सबसे पहला रिएक्शन देखने को मिलता है कि मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है। ठीक है, तो आइए ज़रा, मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से होती है तो ये तो एकदम आसान सा रिएक्शन है, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ। फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, फॉर्मल्डिहाइड से आपका बन जाता है यूरोट्रोपिन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होता है। कुछ नहीं करना है आपको। नंबर 1, फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया आपको करानी है किससे? अमोनिया से करानी है। अमोनिया से ही है ना, अमोनिया से ही है। तो आप जैसे ही कराएंगे इसमें तुरंत ही बन जाता है यूरोट्रोपिन, जो कि गठिया या मूत्र संक्रमण में कार्य में आता है, प्रयोग में किया जाता है, दवा बनाई जाती है इससे। और प्लस आपका यहाँ पे H2O निकल जाता है बाहर, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पे इसी का नाम पड़ता है यूरोट्रोपिन। तो ये 2 प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो जैसा आपसे पूछा ही गया क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है, ये कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड, और जो प्राप्त हुआ आपका वो है यूरोट्रोपिन, जो प्राप्त हुआ आपका वो है यूरोट्रोपिन। ठीक है, चलिए जरा दूसरे रिएक्शन पे आइए। लिखा है मेथेनॉल को कॉस्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि यही आपका है कैनिजारो अभिक्रिया। तो अभी आपको कैनिजारो अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखनी है, तो वहीं हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद प्रोपेनॉन की क्रिया आप करा रहे हैं। प्रोपेनॉन की क्रिया HNO3 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? HNO3 से। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। प्रोपेनॉन की क्रिया HNO3 से कराने पर होता क्या है, तो देख लीजिए आप लोग। 3rd नंबर रिएक्शन, 3rd नंबर रिएक्शन आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पे। प्रोपेनॉन प्लस सांद्र HNO3, वैसे सांद्र तो बोला नहीं है तो आप तनु ही ले लीजिए, तनु ले लीजिए। ये इसको कर देता है ऑक्सीकृत। क्या कर देता है? ऑक्सीकृत। और किस में ऑक्सीकृत कर देता है आपका? एसीटिक अम्ल में, एसीटिक अम्ल में, और प्लस एसीटिक अम्ल प्लस CO2 और प्लस H2O। आसानी से नहीं होता है, कठिनाई से होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। परंतु HNO3 से इसकी क्रिया हुई है, इसीलिए यहाँ पे ये ऐसा बदल गया है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो अब आ जाते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखेंगे आप लोग अगला सवाल। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करते हैं। तो ज़रा आप बताइए कि क्या होगा इस रिएक्शन में। एथेनोइक अम्ल को P2O5 के साथ आपको गर्म करना है, तो बताएंगे क्या आप, क्या होता है इस रिएक्शन में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आ जाइए। देखिए, चूँकि जब आप बात करते हैं इस P2O5 शब्द की, किसकी बात करते हैं? P2O5 शब्द की बात करते हैं, तो जो आपका ये P2O5 है ये एक निर्जली कारक है। क्या है? निर्जली कारक। तो जब भी आप किसी पदार्थ को P2O5 के साथ गर्म करते हैं, इसका मतलब उससे जल बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है जी? जल। तो यही कहानी हमारी एथेनोइक अम्ल के साथ भी होती है। तो मैं आपको बता दूं
कि अम्ल के दो अणु जब निर्जलीय कारक की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं, किसकी उपस्थिति में? निर्जलीय कारक की उपस्थिति में गर्म किए जाते हैं, तो इनके दो अणु से एक अणु जल बाहर निकल जाता है। इनके दो अणु से एक अणु जल बाहर निकल जाता है और अम्ल एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनता है? अम्ल एनहाइड्राइड बनता है। तो ये बात मैंने आपको बता दी कि जब अम्ल के दो अणुओं को आप निर्जलीय कारक के साथ गर्म करते हैं तो उसका एक अणु जल बाहर निकलता है और आपका बनता है अम्ल एनहाइड्राइड। ठीक है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, चलिए अब देखिए आप आगे कि यहाँ पर होता क्या है इस रिएक्शन में, मैं दिखाऊँ आपको। देखिए, एक का OH और एक का H निकल जाता है बाहर, तो आपका बचा क्या देखेंगे आप? CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड देखिए बीच में O बचा है, फिर C O और फिर CH3। ये चीज़ आपको मैं दिखा दूं कि कुछ लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखते हैं। देखिए CH3 CO लिख के ट्वाइस लगा देते हैं और बाहर O लिख देते हैं। कैसे देखेंगे ज़रा आप? ये CH3O आपको एक यहाँ पे दिख रहा है, एक CH3O यहाँ पे दिख रहा है, तो दो हो गया और बीच में क्या दिख रहा है? O। तो इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी लिखा जाता है और इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है एसीटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिटिक अम्ल से बना हुआ है ना, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका ये रिएक्शन है, काफ़ी आसान रिएक्शन है। कभी भी अम्ल को आप निर्जलीय कारक के साथ गर्म करेंगे एनहाइड्राइड ही बनेगा, आप लिख के ले लीजिए कहीं पर। ठीक है, चलिए अब देखिए आपसे अगला रिएक्शन जो पूछा गया है, ये वाला रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपसे पूछा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपने इसका नाम भी सुना है, क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो क्लेजन स्मिट अभिक्रिया है ना, क्लेजन स्मिट अभिक्रिया ये आपका एल्डोल संघनन की तरह ही है। किसकी तरह है? एल्डोल संघनन की तरह ही है। ठीक है, तो आप जरा देखिए कि पहले इनको बनाइए। बेंजल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक सोडा की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में जी? कास्टिक सोडा की उपस्थिति में फेनिल मेथिल कीटोन से करानी है, अर्थात एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है। तो आइए जरा देखा जाए कि रिएक्शन हमारा कैसे होने वाला है, कितना दमदार रिएक्शन है। तो देखेंगे हम लोग, ये लिखा है आपका C6H5CHO। ठीक, तो उसके बाद हम लोग आगे आ जाएंगे इसमें, तो हमको देखने को मिलेगा इसमें क्या? मेथिल फेनिल कीटोन। तो कीटोन का मतलब होता है कि ये CO और मेथिल का होता है CH3 और फेनिल का होता है C6H5। तो इसमें C6H5 का तो कोई योगदान नहीं होगा, लेकिन जो मेथिल होगा ना, इसके दो हाइड्रोजन आएंगे गेम में, तो इसीलिए मैं इसकी संरचना को खुली हुई बना देता हूँ। और जो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और फिर सिंगल बॉन्ड में क्या लिख देता हूँ? C6H5 लिख देता हूँ और इसको हम लोग NaOH किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं। ठीक है, ये भी एक आपका संघनन अभिक्रिया ही है। जैसे एल्डोल संघनन था वैसे ये भी है, परंतु एल्डोल संघनन और इसमें एक अंतर है कि एल्डोल संघनन में मैं आपको दिखा देता हूँ कि एल्डोल संघनन में क्या होता था कि यहाँ का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाता था, यहाँ का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाता था और ये कार्बन उसके पास जाता था और नया बंध बनता था। ठीक है, उसके बाद जब हम उसको गर्म करते थे तब जल बाहर निकलता था, तब डबल बॉन्ड होता था। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया था एल्डोल संघनन में एल्डोल को गर्म करना और कीटोल को गर्म करना, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है। क्या होती है? वहाँ पे जो प्रक्रिया एक पद के बाद होती है ना, यहाँ पे वो प्रक्रिया पहले ही पद में हो जाती है। कैसे? आप देखेंगे, यहाँ से O निकलता है और इसका H निकल जाता है बाहर, अर्थात H2O निकल जाता है बाहर। और जैसे ही H2O निकलता है तुरंत ही आप देखेंगे कि क्या बनता है? C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, और चूंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल के भागा इसलिए दो बंध कम होगा,
और उधर आपका CH बनेगा और फिर आपका ये बनेगा CO और फिर बनेगा आपका C6H5। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसका नाम जो है, इसका नाम है बेंजिलिडीन एसीटोन। बेंजिलिडीन एसीटोन, बेंजिलिडीन एसीटोन। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका कंपाउंड है, ये आपका यौगिक है, हो जाएगा ना, ध्यान में रखिए। तो इसी अभिक्रिया का नाम है क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। क्या नाम है जी? क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। जो यहाँ पे आपने कीटोन लिया हुआ है, आप कीटोन ना लेकर यहाँ पर एसिटल्डिहाइड भी ले सकते थे, एसिटल्डिहाइड भी ले सकते थे। तो जो आपका यौगिक यहाँ पर बनता, वो बनता सिनामिल्डिहाइड। सिनामिल्डिहाइड वही है क्लेजन स्मिट अभिक्रिया, जो आपने पढ़ा हुआ है अपने नोट में इंपॉर्टेंट रूप में लिखकर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, देखिए अगर इसी को क्लेजन स्मिट अभिक्रिया देकर पूछता तो आप कर देते, लेकिन ऐसे देकर पूछ दिया, आप भटक गए। तो थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आज के अगले और अंतिम सवाल की ओर। लिखा हुआ है रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन, तो ये आपका रोजनमुंड अपचयन है क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ कि रोजनमुंड अपचयन जो है वो आपका एल्डिहाइड बनाने की विधि है। रोजनमुंड अपचयन एल्डिहाइड बनाने की विधि है। ठीक है, तो जब भी आप रोजनमुंड अपचयन लिखने जाएं तो आप इसमें लिखेंगे अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड, कोष्ठक में आप लिख सकते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को हो गया BaSO4 आधारित पैलेडियम, BaSO4 आधारित पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो आप रिएक्शन लिख लेंगे RC≡CL, यही है आपका अम्ल क्लोराइड। हाइड्रोजन के द्वारा आप अपचयन कराएंगे, 2 हाइड्रोजन रहते हैं H2 में। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे अपचयन कराएंगे तुरंत ही यहाँ से आप देखेंगे क्या होगा कि एक का Cl और एक का H निकल जाएगा बाहर, और ये जो H है आपका जाके उससे जुड़ जाएगा, और ये उपस्थिति किसकी होती है? BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक, तो आपको बन जाता है RC≡OH, ये बन गया आपका क्या? एल्डिहाइड। यही है आपका रोजनमुंड अपचयन। अब मैं आपको बता दूं कि रोजनमुंड अपचयन में केवल ऐसा नहीं है कि R का मान यहाँ पे आप CH3 ही रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अगर आपने CH3 रखा तो एसिटल्डिहाइड बनेगा, और इसी R की जगह आपने C6H5 रख दिया तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड, जो कि मैं आपको कल की क्लास में एक बार दिखा चुका हूँ। ठीक है, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, रोजनमुंड अपचयन। और इटार्ड अभिक्रिया मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इटार्ड अभिक्रिया मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे बकवास में टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल आपके सामने नज़र आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर क्या नज़र आ रहा है जी? लिखा है काइनीजारो अभिक्रिया। क्या लिखा है? काइनीजारो अभिक्रिया। तो आप इसके बारे में ज़रा कुछ बातें जान लीजिए, फिर रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। तो बोलें, लिखो। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, 50% NaOH के साथ गर्म करने पर, किसके साथ जी? 50% NaOH के साथ गर्म करने पर क्या करते हैं? 50% NaOH के साथ गर्म करने पर काइनीजारो अभिक्रिया देते हैं।
इस अभिक्रिया में इनका एक अणु हो गया ऑक्सीकृत हो जाता है, तो दूसरा अणु अपचयित हो जाता है। तो देखिए CHO जब ऑक्सीकृत होता है तो क्या बनाता है, COOH, परंतु जब अपचयित होता है तो क्या बनाता है, CH2OH। ये मैंने आपको पीछे रिएक्शन बता दिया हुआ है, याद रखिएगा आप लोग इस बात को, ये मत सोचिएगा मैंने नहीं बताया है, परंतु एक बार इस पर टिप्पणी लिखनी थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब भी टिप्पणी लिखने को आएगा तो पहले आप उसकी हिंदी लिखेंगे, फिर उसका आप रिएक्शन लिख सकते हैं, अन्यथा वो रिएक्शन गलत माना जाएगा, याद रखिएगा, अधूरा नंबर आपको मिलेगा उस पर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पिछला वाला रिएक्शन भी आपका यहीं से हो जाएगा। देखेंगे जरा आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका, मेथेनल को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, तो मैं मेथेनल ही वहाँ पे उदाहरण में ले लेता हूँ, मेथेनल ही मैं यहाँ के उदाहरण में ले लेता हूँ। तो देखिए HCHO यही है आपका मेथेनल, क्या है ये, मेथेनल। तो होता क्या है, मेथेनल के दो अणु गेम में आते हैं यहाँ पे, ठीक। आपने किया यहाँ पे गर्म, कितने परसेंट की OH की उपस्थिति में जी, 50%। तन मत लिखिएगा, यहाँ पे सांद्र बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, सांद्र, क्योंकि 50% लगभग सांद्र की कैटेगरी में आएगा। तो इसकी जगह आपसे पेपर में सांद्र भी पूछा जा सकता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो एक अपचयित होगा अर्थात HCH2OH बनेगा, क्यों जी, मैंने कहा देखिए जब CHO अपचयित होगा तो CH2OH बनाएगा, क्या बनाएगा जी, CH2OH। और दूसरा ऑक्सीकृत होगा तो COH बनाएगा, क्या बनाएगा, COH। परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि HCOH क्षार NaOH से क्रिया करके अपना HCOONA बना लेगा, तो ऐसे तीर लगा के आप रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। यही है आपका कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला रिएक्शन पे आ जाइए, स्मिट अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। स्मिट अभिक्रिया आप क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों की सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर, हाइड्रोजोइक अम्ल अर्थात N3H से क्रिया कराने पर क्या बनता है, एमीन बनता है। क्या बनता है, एमीन बनता है। इसे ही हम स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो रिएक्शन देख लीजिए, RCOOH प्लस N3H उपस्थिति है सांद्र H2SO4। उसके बाद आप देखेंगे बन जाएगा ये RNH2 प्लस बन जाएगा आपका CO2 और प्लस बन जाएगा आपका N2, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और ये भी में आप R का मान यहाँ पर भी दोनों रख सकते हैं, जैसे अगर आपने R का मान CH3 रखा तो यहाँ पे बनाएगा आपका मेथिलेमीन, क्या बनेगा जी, मेथिलेमीन, क्योंकि CH3 यहाँ पे बनेगा ना, एक कार्बन इसमें भी कम हो रहा है, याद रखिएगा। तो स्मिट अभिक्रिया में भी एक कार्बन कम हो जाता है। अगर आपने इसी की जगह रख दिया C6H5, मतलब ये जो R है, R की जगह आपने C6H5 रख दिया, जैसे C6H5COOH, तो अगर आप इसको N3H के साथ गर्म करते हैं तो इधर आपका क्या बनेगा, इधर आपका बनेगा C6H5NH2 बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तब आपका CO2 और प्लस क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। तो आप इसको बोलेंगे एनिलीन, क्या निकलेगा, एनिलीन। तो देखिए यहाँ से आप लोग एमीन पर पहुँच सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों से एमीन पर पहुँचने का एक अच्छा रास्ता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए तो उसके बाद अगला देख लीजिए, और आज का लास्ट सवाल क्या लिखा हुआ है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है जी, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है
कि बच्चा हम तो बताओ कि क्लॉथ एल्डोल संघनन क्या है, क्लॉथ एल्डोल संघनन क्या है। तो आप कहेंगे ईटा है। तो मैंने कहा कि तुम देखो बच्चा, एल्डोल संघनन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। तो एल्डोल संघनन आपने देखा कि एल्डिहाइड का एल्डिहाइड से हो जाता है, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड से हो जाता है और दोनों सेम सेम रहते हैं। परंतु अगर हम दोनों को अलग अलग कर दें तो वही हो जाता है क्रॉस। दोनों को अलग अलग कर दें तो क्रॉस। और यही चीज़ जो मैंने आपको भी कैनिजारो दिखाया, दोनों जगह HCHO लिया ना हमने, तो दोनों जगह अगर अलग अलग ले ले तो वही हो जाएगा क्रॉस कैनिजारो। मतलब अगर HCHO और प्लस C6H5CHO ले लें तब ये हो जाएगा आपका क्रॉस कैनिजारो। क्या हो जाएगा जी? क्रॉस कैनिजारो। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे ही हमारा एल्डोल संघनन होगा, क्रॉस एल्डोल संघनन। तो मैं आपको एल्डोल संघनन की टिप्पणी के बारे में बोल दूं कि आपको लिखना क्या है पेपर में। आप लिखेंगे जब हो गया दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन, दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन आपस में संघनित होते हैं, आपस में संघनित होते हैं तो यह क्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। तो यह क्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। तो यह क्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाती है। तो आपने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे। देखिए, आप यहाँ ले लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड O और इधर ले लीजिए एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर CH3। तो आपने कहा तब, तो मैंने कहा देखिए ये चला जाएगा इसके पास और ये C चला जाएगा उसके पास। तो तीर के बाद देखिए क्या हो जाएगा, CH3 नीचे लिख देता हूँ मैं, नहीं तो इसी में खिचड़ी की तरह बन जाएगा। देखिए CH3 CH नीचे उससे जुड़ गया OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आ गया आपका CO और फिर लास्ट में आ गया आपका CH3। यही आपका यौगिक हो गया। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। IUPAC नाम इसका लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, 4 पे जुड़ गया आपका हाइड्रोक्सी। और ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि यही देके आपको पेपर में इस बार पूछ लिया गया था। हाइड्रोक्सी पेंट एन टूओन, टूओन, ये इसका नाम हो गया 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन टूओन। ठीक, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए कितना आसान रिएक्शन है ये क्रॉस एल्डोल संघनन। और उपस्थिति आपकी किसकी रहती है? ऊपर NaOH की बनी रहती है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रिएक्शन आसानी से। अब मैं आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय। ठीक है, पलते रहिए, पलाते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते भी रहिए। और जाते जाते अपना होमवर्क भी तो देख लीजिए। होमवर्क वा कहीं छूट गया काजी? मैं लगता है होमवर्क वा लाना भूल गया हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि आपको होमवर्क वा दिखा देता हूँ, संभवतः मिल जाए। नहीं मिलेगा तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अब हम लोग कल की क्लास में होमवर्क देखेंगे। चलिए। हाँ, तो इधर अपना सवाल देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है आपके सामने। किन पदार्थों को विटामिन कहते हैं? ठीक है, किन पदार्थों को विटामिन कहते हैं और इनके वर्गीकरण, स्रोत और दैनिक जीवन में महत्व प्रकाश डालिए। और नीचे लास्ट में आपसे पूछा हुआ है स्टार्च और सेलुलोज में संरचनात्मक अंतर क्या है। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है आप उसको लिखेंगे और मानव जीवन में इसका महत्व क्या है, तो पूरा महत्व के साथ आप इसको लिखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए कितने अलग अलग टाइप के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको पूरा जैव पढ़ना ही पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए पढ़ते रहिए, तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में।